इसके बाद एक पॉइंट है फिक्स कॉस्ट का। जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपकी कुछ कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड होती हैं, कुछ आपकी वेरिएबल होती हैं। फिक्स कॉस्ट से मुराद ये है कि आप जितने मर्ज़ी यूनिट्स प्रोड्यूस करें, जो फिक्स कॉस्ट है वो चेंज नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी। जबकि जो वेरिएबल कॉस्ट है इसका ताल्लुक नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के साथ होता है। तो जितने आप नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। अगर आपने कोई प्रोडक्शन नहीं की तो वो ज़ीरो रहेगी। अब कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे फ़िक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री है या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं या फार्मास्यूटिकल्स हैं। जहाँ पे फ़िक्स कॉस्ट ज़्यादा होगी, सबसे पहला आपका टारगेट यही होता है कि उस फ़िक्स कॉस्ट को कवर किया जाए, ताकि आप जल्दी से जल्दी ब्रेक इवन तक पहुँचें और उसके बाद प्रॉफ़िट ज़ोन में चले जाएँ। फ़िक्स कॉस्ट को अचीव करने के लिए, पूरा करने के लिए, ब्रेक इवन तक जाने के लिए आपको फिर ज़्यादा सेल्स एफ़र्ट करना पड़ती हैं। जितनी आप सेल्स एफ़र्ट बढ़ाएँगे उतना ही आपका कंपटीशन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटी का। कैपेसिटी से मुराद है कि आपका जो प्रोडक्शन यूनिट है वो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो प्रोडक्शन है वो दे रहा है। मिसाल समझिएगा कि अगर आपका जो प्लांट है, आप सीमेंट बनाते हैं और आपका जो प्लांट है पर मंथ उसकी कैपेसिटी 5000 टन है, तो ये उसकी 100% कैपेसिटी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी जो प्रोडक्शन है उसको फुल कैपेसिटी के साथ चलाएं। हम आम तौर पे जो है वो कंपनीज 90%, 80%, 60% या इवन इससे भी कम बाज़ दफ़ा कैपेसिटी यूटिलाइज कर रही होती हैं। एक और पॉइंट समझिएगा इकोनॉमी ऑफ स्केल का, जो कि आगे हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। इकोनॉमी ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि आप जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी ही पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। तो अगर हमने ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है तो हमें अपनी जो फुल कैपेसिटी है वो यूटिलाइज करनी पड़ेगी, तो हम इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक चैलेंज ये आएगा कि जितनी आपने प्रोडक्शन की है, जितनी आपने प्रोडक्ट्स बनाई हैं, उनको बेचना भी है। तो बेचने के लिए जब आपके ऊपर प्रेशर आएगा, आपकी सेल्स एफर्ट बढ़ेंगी, तो फिर आपका कंपटीशन भी ज़्यादा होगा उस इंडस्ट्री में। और जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा उतना ही आपके लिए चैलेंजेस आएंगे, उतना ही आपके लिए थ्रेट्स आएंगे। आखिरी जो पॉइंट है हाइट ऑफ एग्जिट बैरियर्स। देखें, बाज़ दफ़ा किसी इंडस्ट्री में कोई कंपनीज चल नहीं रही होती, उनको उनका जो टारगेट रेवेन्यू या प्रॉफिट है वो नहीं मिल रहा होता, या इवन ब्रेक इवन भी उन्हें अचीव नहीं होता। तो ऐसी कंपनीज उस इंडस्ट्री को छोड़ के जाने की कोशिश करती हैं। तो अगर तो वो बआसानी चली जाएं तो बाकी जो रह जाने वाली कंपनीज हैं उनके लिए कंपटीशन कम हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग कंपनीज का जाना मुश्किल हो, यानी जो हाइट ऑफ एग्जिट बैरियर है वो ज़्यादा हो जाए, तो फिर उन्हें हर सूरत में उस इंडस्ट्री में रह के ही मुकाबला करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके जो कंपटीशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसकी कुछ मिसालें मैं दे रहा हूँ। जैसे एक कंपनी है, केमिकल्स बनाती है, और जब तक वो केमिकल्स की प्रोडक्शन कर रही है उस वक्त तक तो काम चल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें बाउंड किया हुआ है कि अगर आप किसी वक्त ये यूनिट जो है, प्लांट जो है, उसको शट डाउन करके जाएंगे तो आपको इसे क्लीन करना पड़ेगा एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। अब ऐसी सूरत में जो क्लीन अप कॉस्ट है वो बहुत हाई हो सकती है, तो कंपनी हो सकता है कि इसलिए अपना यूनिट जो है वो शट डाउन ना करे, कि इसकी जो क्लीन अप कॉस्ट है जो कि ज़्यादा होगी वो उन्हें बियर करनी पड़ सकती है। तो यूँ वो कंपटीशन से बाहर नहीं जाएंगी। फिर समटाइम्स गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंसेंटिव्स मिल रहे होते हैं, और उन इंसेंटिव्स को, जैसे टैक्स में कोई रिबेट मिल गई किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, अगर वो कंपनी उस इंडस्ट्री को छोड़ के किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाना चाहती है तो उसे ये भी पता होगा कि जो टैक्स का एक रिबेट मिल रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, सब्सिडी मिल रही थी, वो दूसरी इंडस्ट्री में नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे। तो ये चीज़ उसको जाने से रोक सकती है। इसी तरह से बाज़ इंडस्ट्रीज़ में कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है या टूल्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं या एसेट्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं, और अगर वो कंपनी अपना बिजनेस वाइंड अप करेगी तो इन टूल्स को, सॉफ्टवेयर्स को या इन एसेट्स को जो है वो सेल करना या रीलोकेट करना मुश्किल होता है। तो इसलिए भी कंपनीज जो है वो बिज़नेस वाइंड अप नहीं करेंगी।
और इसके अलावा समटाइम्स उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सप्लायर्स के साथ हो सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ हो सकते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ हो सकते हैं, या इवन कस्टमर्स के साथ हो सकते हैं। वो कस्टमर्स जिन्हें आप B2B कहते हैं। यहाँ दो टर्म्स ध्यान में रखिएगा। एक बिजनेस होता है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर्स, एक कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है और कस्टमर्स को बेचती है। दूसरा है B2B यानी एक कंपनी वो प्रोडक्ट्स बनाएगी और वो किसी दूसरी कंपनी को अपनी प्रोडक्ट्स बेचेगी, तो इसे B2B कहते हैं। तो B2B में आमतौर पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हुए होते हैं। अगर आप उस बिज़नेस से जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट्स के अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ कंपनसेशन जो है वो देनी पड़ सकती है। तो यूँ ये सारे एग्जिट बैरियर्स हैं जो कि एग्जिस्टिंग कंपनीज को इंडस्ट्री से जाने से रोकते हैं। जब आप नहीं जाएंगे तो फिर आपका जो कंपटीशन है वहीं पर रहेंगे तो बढ़ता जाएगा।